ठीक है। देखिए क्लास सेक्शन ए में जो था इम्यूनोलॉजी में, वो तो हमने कल बात करी थी सिलेबस के बारे में और कहा था इसमें सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं छोड़ना है। ठीक है। सेक्शन बी लिखना नहीं है, सेक्शन बी तुम लोगों के पास होगा सिलेबस, उसको निकाल लीजिए। मैं लिखवा नहीं रही, टाइम वेस्ट है नहीं है तो किसी के साथ वगैरह में है। अच्छा इसमें निकालिएगा क्लास सेक्शन बी, निकाला सबने? निकाल दिया? गुड। सेक्शन बी का फर्स्ट पॉइंट, ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, ये आप लोगों को खुद को करना है, मैं नहीं करवाने वाली। यहाँ पर इसमें जो आप लोगों को करना है, यहाँ पर आप लोगों की थ्योरी चलती है, कुछ वर्क चलते हैं जैसे एंटोनी और वेलबुक के। ठीक है, तुम एक काम करो, इधर आ जाओ मेरे साथ, आ जा। अच्छा तुम्हारे पास है तो उसके साथ ज्वाइन कर ले, मेरे साथ आ जाओ, कहीं भी तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं मैं समझाऊंगी भी नहीं, क्योंकि ये चीजें आप लोग लेक्चर में पढ़ते हुए आ रहे हो। एक दो साइंटिस्ट उन्होंने क्या कहते हैं भी कर दिया था पहले, मतलब सिर्फ दर्द होती थी बोलने के बाद जो आप लोग को करना है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आप लोग खुद करेंगे। सेकंड पॉइंट जो है जब प्रोकैरियोटा मतलब बैक्टीरिया, ये यहां मैं करवाऊंगी। ठीक है। थर्ड पॉइंट जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा इस पर, ये भी मैं करवाऊंगी यहाँ पर। रिप्रोडक्शन करवा दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पॉइंट माइक्रोबियल न्यूट्रिशन दिख रहा है, कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। कल्चर ऑफ बैक्टीरिया से मतलब होता है बैक्टीरिया को पालना, कल्चर करना होता है। ठीक है, ये आप लोगों को करना है। ठीक है, आता है इसमें से, मैं पहले क्लियर कर दूं, ये आता है। ठीक है। 6 पॉइंट बैक्टीरिया ऑफ मेडिकल इंपॉर्टेंस, कोकाई, बेसिलाइमस, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई। ठीक है, इनसे होने वाली डिसीजेस, डिप्थीरिया, टिटनस, ये भी आप लोगों को खुद करनी है। ठीक है, कुछ भी नहीं करोगे आप लोग, कुछ ना कुछ बुक खरीदेंगे उसमें से कीजिए, बस मोस्टली लिखवाऊंगी, जितना नहीं करना। और सुन लीजिए, एक्चुअली क्लास देखिए रीजन है, आप लोगों के पास सिलेबस बहुत है, टाइम है कम। डायरिया क्या बताऊं मैं उसके बारे में, डायरिया के बारे में आप लोगों को, आप लोग नहीं जानते डायरिया क्या होता है? जानते हैं? ठीक है, नहीं जानते डायरिया क्या होता है? दस्त जानते हैं क्या होता है? उसको इंग्लिश में डायरिया कहते हैं, आप जानते हैं? चलिए अच्छा हुआ जानते, तो वो आप लोगों को खुद को करना है। ठीक है, डिप्थीरिया, टिटनस, टिटनस तो जानते हैं, थोड़ा चोट लग जाती है तो उसके बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं तो उसके वजह से डिसीज कॉज होती है। तो चलिए ये आपको खुद को करना है। ठीक है। अच्छा, इसमें ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी और लेप्रोसी, लेप्रोसी होता है कुष्ठ रोग। ठीक है, ये कुष्ठ रोग भी जानते हैं आप लोग, तो ये भी आपको खुद को करने हैं। अब आ जाइए 7th पॉइंट पर, एड्स एंड हेपेटाइटिस। इसको आप बहुत बड़े बॉक्स में बंद कर लें, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। एड्स एंड हेपेटाइटिस, ये दोनों क्वेश्चन जो है अल्टरनेट वे में चलते हैं। एक साल एड्स आ जाता है, दूसरे साल आपके हेपेटाइटिस, फिर एड्स फिर हेपेटाइटिस, इस तरह से अल्टरनेट सिस्टम में आते जरूर है। ये देख लीजिएगा इस साल कौन सा आया है,
ठीक है, सीनियर से अपना पेपर दे दीजिएगा। आता बहुत है ये, और ऑल्टरनेट में आ ही जाता है, आता ही आता है। लेकिन ये भी पॉसिबल है, इस बार कोरोना केस उन्होंने दिया ना हो क्योंकि हार्ड होता है, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट बहुत होता है, ये मैं खुद कराऊंगी आपको, क्योंकि ये आप लोग नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, क्या हुआ, कोई परेशानी नहीं? मिल नहीं रहा? किसे नहीं मिल रहा? किसके पास नहीं है, दिखाए जरा। फर्स्ट ईयर का सिलेबस मिल गया, ठीक है। अच्छा, बस यहाँ पर क्लास कंप्लीट होता है आपका माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी में मोस्ट पार्ट आपको खुद को करने हैं, ठीक है। मैंने बता दिया सर, फिर भी बता देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, ये 3 पॉइंट आपको खुद को करने हैं, ठीक है। अब आइए सेक्शन सी। सेक्शन सी का फर्स्ट पॉइंट जो है ये भी आपको खुद को करना है, ठीक है। लेकिन क्लास एक खास बात याद रखिएगा, बायोटेक्नोलॉजी का ये हिस्ट्री जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री आती ही आती है, क्योंकि बायोटेक की हिस्ट्री आपकी डेफिनेशन वगैरह जो है, किसके स्कोप क्या है, ये सब चीजें ना तो आपकी इम्यूनोलॉजी में आ रही, ना माइक्रोबायोलॉजी में आ रही, ये आती है बायोटेक्नोलॉजी, और बहुत ही आती है। थ्योरेटिकल जो है पोर्शन वो ये है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करके ही जाना, ठीक है। हाँ, मैं नहीं कराऊंगी, थ्योरेटिकल पार्ट है बेटा, इसमें कुछ नहीं है, थ्योरी है पूरी, समझाने लायक कुछ नहीं होता इसमें। दूसरा है वेक्टर जीन, मैं करा दूंगी इसको। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमल टिश्यू, ऑर्गन एंड एम्ब्रियो कल्चर, ये भी मेरा ही है। प्रोटियोप्लास्ट रीजन इन प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, ये भी मैं कराने वाली हूँ। फिफ्थ पॉइंट मैं कराऊंगी मोनोक्लोनल, मेरा जिम्मेदारी। इसके बाद आ जाता है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, ये आप लोग खुद कर लीजिएगा। 7th पॉइंट, 8th पॉइंट मैं कराऊंगी, 9th मेरा, 10th पॉइंट आपको करना है। 10th पॉइंट में आपके में है एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, एंजाइम, विटामिन्स, हार्मोन्स एंड आर्टिफिशियल ब्लड। इसमें से आर्टिफिशियल ब्लड बहुत आता है, क्योंकि बच्चे इसके बारे में नहीं जानते, एंजाइम, हार्मोन सब कुछ जानते हैं, विटामिन जानते हैं, आर्टिफिशियल ब्लड क्या होता है ये नहीं जानते। ये मैं समझा दूंगी थोड़ा बहुत, ठीक है, पर होता बहुत ही कम है समझाने लायक भी इसमें, बट आता बहुत है, ठीक है। आर्टिफिशियल ब्लड एक्चुअली जब हमारे कब ऐसी डिसीज हो जाती है जब ब्लड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो बाहर से ब्लड लेते हैं, बट ब्लड भी अगर नहीं है तो बनाते आर्टिफिशियल वे पे बनाए जाते हैं, जो हमारे है आपके पेपर में आते हैं, अच्छा आपके में नहीं होगा इसमें, लेकिन आर्टिफिशियल ब्लड। अच्छा एक सेकंड देख लेना, तुमने 2020 इसका तो नहीं बोल रखा है, कोरोना काल का में चल रहे हैं, आपका 100% में से आएगा सिलेबस, ठीक है। आर्टिफिशियल ब्लड आता है, अभी आया नहीं, बट हम लोग तो 100% लेके चल रहे हैं ना। अच्छा नेक्स्ट 11th पॉइंट पे, इसमें वाटर और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, मैं करा दूंगी, हालांकि इतना ज्यादा है नहीं, बट फिर भी चलो इंपॉर्टेंट होने की वजह से इसे मैं ही कराऊंगी। 12th में फर्मेंटेड फूड प्रोडक्शन, डेयरी प्रोडक्ट, ये आपको करने हैं। डेयरी प्रोडक्ट मतलब दही का बनना, छाछ और उसका बनना, मक्खन का बनना, आप खुद कर सकते हैं, बटर वटर यार्ड वगैरह, ठीक है।
लेकिन इसमें से मुझे कराना है वाइन, बियर एंड विनेगर, ये मेरी जिम्मेदारी है, आता बहुत है ये, ठीक है। तो ये 3 पार्ट मैं कराऊंगी। तो कहने की बात ये क्लास, इसमें से आधे से ज्यादा काम आपको खुद को करना है, ठीक है। अभी से आप लोग चाहे तो अभी से ही पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि मैंने इसमें जितना भी छोड़ा है ना, थ्योरेटिकल पार्ट छोड़ा है आप लोगों के लिए, समझाने लायक कुछ भी नहीं है। अगर होता तो मैं उसकी जिम्मेदारी खुद लेती, ठीक है। फिर से एक बार याद दिला रही हूँ कि इसमें बायोटेक्नोलॉजी की हिस्ट्री अच्छे से याद करके जाइएगा, ठीक है। बाकी तो मैं यहाँ कराऊंगी सिलेबस, उसमें से फंस जाएंगे क्वेश्चंस, क्योंकि भाई क्वेश्चन तो 3 आते हैं, फंस जाएंगे उसमें से, ठीक है। चलिए क्लास तो मैं स्टार्ट करें अपना। अच्छा, इसके बहुत सारे टॉपिक जो होते हैं, जैसे फुट प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ये आपके बॉटनी में, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन करवाएगा, बट करवाएंगे। चलिए, अब किसी को सिलेबस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम क्लियर? आपको पता चल गया ना कि आपको कितने टॉपिक क्लियर खुद करने हैं, ठीक। अच्छा, एक खास बात और, आप लोग चाहे तो अभी तो बहुत टाइम है, जब पूरा हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, हम हमारा सॉल्व या अनसॉल्व उठाएंगे, ठीक है। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए क्लास फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक। हम हेप्टेन करवा रहे थे कल, क्या लिखवाया था? लिखिएगा, वाहक अणु कहते हैं, वाहक अणु कहते हैं, उदाहरण के लिए पेनिसिलिन औषधि, किसी बड़े वाहक, किसी बड़े अणु, वाहक अणु के साथ जुड़ जाते हैं, ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में। आपने जो लिखी है वो लिखे रहेंगे, आगे लिखिए। उदाहरण के लिए पेनिसिलिन औषधि, जिसका आणविक भार लगभग 350 डाल्टन होता है, लगभग 350 डाल्टन होता है, स्वयं एंटीबॉडी का निर्माण नहीं कर सकती, परंतु पोषक के शरीर में प्रवेश करते ही, पोषक के शरीर में प्रवेश करते ही एंजाइमी प्रक्रियाओं के द्वारा छोटे छोटे अणुओं में विखंडित हो जाती है, छोटे आकार के ये अणु बृहद प्रोटीन के साथ जुड़कर प्रतिजनी हेप्टेन वाहक जटिल, इसके नीचे अंडरलाइन कर लो, प्रतिजनी हेप्टेन वाहक जटिल, अंडरलाइन कर लेना। प्रतिजनी हेप्टेन
वाहक जटिल मतलब एंटीजेनिक हेपेटाइन कैरियर कॉम्प्लेक्स बताया था ना, कॉम्प्लेक्स का निर्माण करती है, का निर्माण करती है जो एंटीबॉडीज के उत्पादन की क्रिया कराने में सक्षम होता है। पैराग्राफ चेंज। हेप्टेन वास्तव में एक अपूर्ण प्रतिजन है। हेप्टेन वास्तव में एक अपूर्ण प्रतिजन है क्योंकि यह एंटीबॉडीज से क्रिया करने में तो सक्षम है परंतु स्वयं इम्यून अभिक्रिया यानी कि प्रतिरक्षी अभिक्रिया नहीं दर्शाता। वाहक से जुड़ने के बाद ही यह प्रतिरक्षी क्रिया संपन्न कराई जाती है। हेप्टेन दो प्रकार के हो सकते हैं, सरल व जटिल। यहाँ सरल हेप्टेन को यूनिवैलेंट व जटिल हेप्टेन को पॉलीवैलेंट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यानी लिखिएगा अणुओं की प्रतिजनिकता। अणुओं की प्रतिजनिकता से मतलब होता है जैसे कोई प्रतिजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उस पर उपस्थित एपिटॉप हमारे शरीर को स्टिमुलेट कर देते हैं उसी प्रकार की एंटीबॉडी का निर्माण करने के लिए। ठीक है, तो वहां पर जो एंटीबॉडी बनेगी उनके पैराटॉप हूबहू कैसे होंगे, एपिटॉप से मिलते जुलते और ताले चाबी की तरह काम करते हैं। ठीक है, लिखिएगा प्रतिजनिकता की सूक्ष्मतम इकाई प्रतिजनी निर्धारक स्थल है जो प्रतिजन की सतह पर पाए जाते हैं। ब्रैकेट में लिख लेना एपिटॉप। जो प्रतिजन की सतह पर पाए जाते हैं। एपिटॉप का आकार लगभग 25 से 30 एंगस्ट्रॉम होता है।
तथा इनका आणविक भार 400 से 1000 डाल्टन होता है। प्रत्येक एपिटॉप 1000 डाल्टन के मध्य होता है। प्रत्येक एपिटॉप स्वयं की प्रकृति के अनुरूप ही विशिष्ट प्रकार की एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। ब्रैकेट में लिखिएगा प्रोटीन से बने हुए एंटीजन अन्य प्रतिजनों की तुलना में उत्तम प्रकार के प्रोटीन है, उत्तम प्रकार के प्रतिजन है। आगे लिखिए करके प्रतिजन सामान्यतया न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, तथा प्रोटीन के बने होते हैं। मैंने जब एपिटॉप पैराटॉप के बारे में लिखवा लिया था, समझाया तो था, बट लिखवाया था क्या? नहीं लिखवाया, अभी नहीं लिखवाया, फिर टाइप से लिखवाया। लिखिएगा प्रतिजन प्रतिरक्षा अभिक्रिया के दौरान, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी अभिक्रिया या रिएक्शन, हेडिंग नहीं इसी में एमसीक्यू करें। प्रतिजन प्रतिरक्षी अभिक्रिया के दौरान प्रतिजन का वह भाग जो एंटीबॉडी से अभिक्रिया करता है, एपिटॉप कहलाता है। इसी प्रकार एंटीबॉडी का वह भाग जो प्रतिजन के एपिटॉप से क्रिया करता है, पैराटॉप कहलाता है। देखा, पैराटॉप कहलाता है। ठीक है, आगे लिखिएगा प्रत्येक
प्रत्येक एंटीजन अणु पर पाए जाने वाले एपिटॉप की संख्या को इसकी वैलेंसी कहते हैं। हो गया? यहां कंप्लीट होता है क्लास। अच्छा अभी नहीं हुआ। नहीं कंप्लीट हो गया आपका एंटीजन। आज से नया टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट इज द एंटीबॉडी। एंटीबॉडी अपने आप में बहुत ही वास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ठीक है? हेडिंग लिख लीजिए और ऊपर जरूर लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट। इसमें से तो आता ही आता है हर साल। बिल्कुल बताइए। डायग्राम बना रहे ना आप लोग भी?
अच्छा वो NH2 कर दीजिएगा, सबको NH2 दीजिएगा। एमिनो और आप वो भी लिखना नहीं चाह रहे हैं NH2 पे कंफ्यूजन है तो सीधे लिख लीजिए एन टर्मिनल एन अंत्यस कुछ एन अंत्यस एन टर्मिनल वो NH2 की बात करें तो बन गया। हो गया? कितने बच्चों का भी रह गया आपके? हो गया? चलिए देखिए क्लास, आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके एंटीबॉडीज के बारे में, ठीक है? एंटीबॉडीज क्या होती है? जब हमारे शरीर में कोई भी एंटीजन फॉरेन पार्टिकल एंट्री करता है तो हमारा शरीर स्टिमुलेट हो जाता है एंटीबॉडीज को डेवलप करने के लिए, ठीक है? एंटीबॉडीज क्या होती है? ये बाहरी प्रतिजनों को, मतलब फॉरेन पार्टिकल्स, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कोई परजीवी हो, उन्हें किल करने की क्षमता रखते हैं अपने अंदर, ठीक है? दूसरी खास बात, एंटीबॉडी को हम एक टर्म और देते हैं, दैट इज द इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है? इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है क्योंकि ये प्रोटीन के बने होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन को तुम अगर ब्रेक डाउन करो तो यहाँ पे अल्फाज लिखने
मिलेगा इम्यूनो और ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन में ये प्रोटीन होता है ना ग्लोब्यूलिन अपने आप में। इम्यूनोमीन ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र से, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। और जितने भी मैंने अभी प्रतिजन तो बहुत टाइप के बता दिए, ये पॉलीपेप्टाइड के बने होते हैं, लिपोपॉलीपेप्टाइड के बने होते हैं, प्रोटीन के, सैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, इन सब के बने होते हैं। लेकिन आपके जो एंटीबॉडीज होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के ही बने हुए होते हैं। क्लियर? सबसे पहले अगर हम बात करें खोज के बारे में, हिस्ट्री के बारे में कि इनकी खोज किसने की थी, तो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टिसेलियस एंड काबाल। इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है, ना सिर्फ डिस्कवर किया था बल्कि इनके स्ट्रक्चर को उन्होंने बताया था सबसे पहले, ठीक है, डिटेल स्ट्रक्चर स्टडी सबसे पहले की। बट जब हम लोग इसकी फर्दर स्टडी करते हैं डिटेल में, ठीक है, तो उसके बाद एक साइंटिस्ट और थे जिनका नाम था पॉर्टर। वैसे पूरा नाम रेडले पॉर्टर था, बट रेडले पॉर्टर की जगह से हम पॉर्टर ही आते हैं। पॉर्टर ने क्या किया था, इस एंटीबॉडी को एक एंजाइम जिसका नाम है पेप्टेन एंजाइम से ट्रीट किया था इसको। फिर उन्होंने क्या चीज देखी थी ये हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, ठीक है। इस पेप्टेन एंजाइम का काम हम अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एंटीबॉडीज के स्ट्रक्चर के बारे में, टीसेलियस और काबार्ट ने स्ट्रक्चर की बात की थी। उन्होंने कहा था कोई भी एंटीबॉडी आपके दो एक समान भागों से मिलकर बनी हुई है, मतलब ये जो है ये दो अर्धांशों से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। दोनों अर्धांशों में टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। कितनी? टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड मतलब जो आगे चलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, प्रोटीन की तो बनी होते हैं ये। तो इसमें कितनी हो गई? 4 श्रृंखला मतलब 4 चेन में से 2 चेन जो होंगी वो होंगी हैवी चेन मतलब भारी, ठीक, और 2 चेन हो जाएंगी लाइट। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि हम किसी भी चेन को हैवी चेन या भारी श्रृंखला क्यों कह रहे हैं या हल्की श्रृंखला क्यों बोल रहे हैं? इसका एक ही रीजन है, दैट इज अ मॉलिक्यूलर वेट। जो आपकी हैवी चेन होती है इसका मॉलिक्यूलर वेट देखने के लिए मिलेगा एप्रोक्स 440 डाल्टन, क्लियर। जबकि लाइट चेन का मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है एप्रोक्स 200 से लेकर 220 तक। समझ में आया? याद रखने के लिए बोलूं तो जस्ट इसका हाफ है, क्लियर। यहाँ पर ये जो हैवी चेन है, लाइट चेन है, समझ रहे हैं, ये फिर से डिवाइड होती है, आगे ये फिर से दो भाग में डिवाइड होती है और बना लेती है एक स्थायी मतलब कांस्टेंट रीजन। स्थायी मतलब समझते हैं, कांस्टेंट होता है जो वो रीजन, और एक वेरिएबल मतलब जो चर अवस्था में मौजूद होती है, मतलब बदलती रह सकती है, क्लियर है। इसी तरह से लाइट जो है वो भी इस तरह कांस्टेंट में और आपकी लाइट इसमें देखने के लिए मिलेगा, क्लियर। दूसरी खास बात, आप लाइट को अगर आप हटा भी दें, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, एक चीज नोटिस कीजिएगा, हम कांस्टेंट को कांस्टेंट और वेरिएबल को वेरिएबल क्यों कह रहे हैं? क्या है दोनों में अंतर है? डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या ये हैवी चेन है ये लाइट चेन है? कांस्टेंट और वेरिएबल क्यों टर्म यूज कर रहे हैं? रीजन, कांस्टेंट मतलब स्थायी, वेरिएबल मतलब जो अपने आप में वेरिएबल होता रहे, बदलता रहे, जो अपना मतलब, समझ में आ रही है, वो होते हैं वेरिएबल। ये आपने मैथ्स में पढ़े होंगे, एक्स वाई वेरिएबल्स होते हैं, चर संख्याएं, है ना, क्योंकि वो बदल सकती है। एक्स की वैल्यू 2 भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू 2.5 भी हो सकती है, तो वो चर संख्या कहलाई जाती है। कांस्टेंट वो भाग होता है, अब पॉलीपेप्टाइड चेन है तो किसकी बनी होगी? एमिनो एसिड की। तो कांस्टेंट भाग में एमिनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है वो एक ही जैसा रहता है,
कांस्टेंट अवस्था में मौजूद रहता है, मतलब बदलता नहीं है। समझ में आ रहा है? वो हमेशा एक ही पर्टिकुलर सीक्वेंस देखने के लिए मिलेगा हमें, जबकि जो वेरिएबल है उसमें एमिनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है वो बदलता रहता है, इसीलिए उसको हम बोल देते हैं दिस इज अ वेरिएबल। समझ में आ रही है? अब मैं अगर से इस तरह से डिवाइड करूं, ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे कि मैंने बताया कि ये 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बनी हुई है, 2 हैवी और 2 लाइट। तो ये है आपकी हैवी चेन, H दिख रहा है, हैवी चेन, और एक हैवी चेन ये है, 2 हैवी चेन, 2 लाइट चेन, ठीक है। 2 हैवी चेन और लाइट चेन फिर से डिवाइड हो रही है कांस्टेंट और वेरिएबल में। तो कांस्टेंट मतलब ये रही कांस्टेंट, यहां तक का सीसी दिख रहा है ना, ठीक है ना। तो यहां तक का रीजन जो है, यहां तक आपके एमिनो एसिड का सीक्वेंस सेम रहेगा, ठीक है, बदलेगा नहीं। जबकि ये जो वेरिएबल वाला रीजन है, यहाँ पर एमिनो एसिड का सीक्वेंस बदलता है। क्यों बदलता है? क्यों बदल गया यहाँ से रीजन? क्यों बदल गया एमिनो एसिड का सीक्वेंस? ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये इसकी आवश्यकता है। जैसा ताला वैसी चाबी, जैसा एंटीजन होगा इसको अपना पैराटॉप में तो वैसे बनाना पड़ेगा। तो एपिटॉप के ही अकॉर्डिंग टू पैराटॉप बनते हैं ना, तो यहाँ पर एमिनो एसिड का सीक्वेंस जो है वो चेंज हो जाता है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर इसीलिए बोला जा रहा है ये वेरिएबल वाला रीजन जो है, यहाँ पर एमिनो एसिड का वो चेंज देखने के लिए मिलेगा। क्लियर? यहाँ पर जो हैवी चेन होती है इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 3 खंडों में से हम तोड़ सकते हैं, दैट इज द CH1, CH2 एंड CH3। ये जो आपका CH वाला रीजन है, या मैं कहूँ जो कांस्टेंट रीजन होता है, ये आपके एंटीबॉडी की एक पर्टिकुलर शेप बनाने के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। इतना तो आप जानती हैं, मैंने पहली बार के लिए एंटीबॉडी जो होती है हमेशा वाई आकार की होती है, इस तरह देखने के लिए मिलती है, तो ये वाली है ना शेप। समझ में आ रही है चीजें कि नहीं? कितने बच्चों को अब तक जो बताया गया वो समझ नहीं आया? हाथ खड़ा करें जरा। समझ में आ रही है? चलो एक बार दोबारा रिपीट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो एंटीबॉडी के दोनों सिरों पर एक अलग अलग टर्मिनल पाए जाते हैं। इसके एक टर्मिनल होता है कार्बोक्सिल ग्रुप और एक तरफ होता है एन टर्मिनल, यानी कि एमिनो ग्रुप। समझ में आ रही है? जहां पर एमिनो टर्मिनल होता है या एन टर्मिनल होता है, वहां के एमिनो एसिड का सीक्वेंस बदलता रहता है, जबकि कार्बोक्सी टर्मिनल वाला रीजन जो होता है, जहां पर कार्बोक्सी टर्मिनल होता है, वहां के एमिनो एसिड का सीक्वेंस कभी भी नहीं बदलता। क्लियर? ये दोनों अर्धांश जो होते हैं, मैंने अर्धांश बताए थे ना बीच में से डिवाइड करके, ये दोनों अर्धांश जो होते हैं, ये दोनों जुड़ते हैं एक हिंज रीजन से। हिंज रीजन मतलब एक सेतु से जुड़ रहे हैं, ठीक है। ये सेतु या फिर ये जो खंड जिससे बने हुए एमिनो एसिड, ठीक है, इन सब में ये एमिनो एसिड वगैरह एक बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं, दैट इज नोन एज द डाइसल्फाइड बॉन्ड, या एसएस जो लिखा हुआ है दैट इज द डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्लियर है? दूसरी खास बात, एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है, अगर डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ से हटा लिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा एंटीबॉडी पर? कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? ये खंड टूट जाएंगे? नहीं, क्योंकि डाइसल्फाइड बॉन्ड के अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे बॉन्ड जो है वो काम करते हैं, जैसे वंडरवॉल, नाम सुना है? वंडरवॉल बल, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये ठीक है, ये भी बल इनमें लगते हैं जो इन एमिनो एसिड को जोड़कर रखते हैं हमेशा। क्लियर? आपके हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर आपके वंडरवॉल की अपेक्षा आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होता है बहुत वीक प्रकृति का रहता है, बहुत क्षीण प्रकृति का बॉन्ड होता है ये, तो अगर ये हट भी जाए यहाँ से तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकी बल इसको अभी स्ट्रॉन्ग तरीके से जोड़े रखने के लिए तैयार बैठे। समझ में आ रही है बातें? दूसरी खास बात समझिएगा, यहाँ मैंने पूरा स्ट्रक्चर डिटेल में आप लोगों को बता दिया, बस 2 टर्म आप लोगों को अभी तक डिस्कस नहीं किए, दैट इज द एफसी रीजन एंड एफएबी रीजन। ये मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं बताया।
है ना। इसी के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। ये जो एक साइंटिस्ट थे पोर्टर, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने आपके इस एंटीबॉडी को पैपेन एंजाइम से जब ट्रीट किया, ठीक है, तो उन्होंने 2 पार्ट्स में इसको ब्रेक डाउन कर दिया था, तोड़ दिया था, ठीक है। ब्रेक डाउन होने की वजह से उन्होंने एक रीजन देखा, दैट इज द एफसी रीजन। एफसी रीजन मतलब फ्रैक्शन क्रिस्टलाइजेबल रीजन, ठीक है। फ्रैक्शन मतलब जो यहाँ पर ये फ्रैक्शन उसमें आता है, क्रिस्टल है, क्रिस्टलीकरण करने के लिए ये तैयार रहते हैं खंड, ठीक है। ये खंड जो है ये क्रिस्टलीकरण करने के लिए कैपेबल है, ठीक है। इसलिए इन्हें बोल देते हैं फ्रैक्शन क्रिस्टलाइजेबल रीजन, क्लियर। दूसरा है आपका FAB। FAB मतलब इट इज नोन एज अ फ्रैक्शन एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट, लिखवाया जाएगा, चिंता ना करें आप, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसे खंड होते हैं जो किसी एंटीजन के साथ बाइंड माने बंधन बनाने के लिए बने होते हैं। मैंने पहले भी बताया था, एपीटॉप के साथ आपके पैराटॉप जो जुड़ते हैं वो यही तो होता है, समझ में आ रही है। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के टाइम पर जो पैराटॉप बनते हैं वो आपके एफएबी होते हैं। एफएबी मतलब यहाँ पर एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है, ये वो साइट है, ये वो स्थल होता है जहाँ पर एंटीजन के साथ जो कंबाइन हो जाता है, क्लियर है। तो कितने बच्चों को ये डायग्राम अभी तक क्लियर हुआ था? अरे ईमानदारी साथ कौन मैंने वो वेरिएबल वाला ये और मतलब सबको क्लियर हो गया? हाँ तो बोलो जी। अच्छा और ठीक है, अच्छा बाकी सब तो क्लियर हो गया। तो मैं किसी को बुला दूं फिर डिस्क्राइब करने के लिए? तो क्लास आप लोग अगर समझ में नहीं आता है जो मैं बताने के लिए तैयार हूं, तो तुम लोग क्यों इतना हेजिटेट होते हो, पूछते क्यों नहीं? देखो एक बार फिर बात कर लेते हैं, लिखवाएंगे इसके बारे में कलम, ठीक है। पहली खास बात समझ लीजिएगा, आप लोग जानते हैं कि जो एंटीबॉडीज होते हैं वो 5 टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं, IgG, IgM, IgA, IgD, IgE, ठीक है। ये 5 टाइप के प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से आप चाहे तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है, आप इसको एक नॉर्मल एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कहें या आप इसे कह सकते हैं हीमोग्लोबिन जी। अगर आप लोग एग्जाम में आता है ना इम्यूनोग्लोबिन जी के बारे में पता है, उस वक्त भी आपको यही स्ट्रक्चर बनाकर आना पड़ेगा, ठीक है। और इसी स्ट्रक्चर के बारे में जो कल लिखवाया जाएगा, जो मैंने समझाया है, वो भी उसमें लिखकर आना पड़ेगा आईजीजी के बारे में स्ट्रक्चर। समझ में आ रही है बात? चलिए एक बार फिर बात कर लेते हैं अपने स्ट्रक्चर की। बेसिकली कोई तो समझ में आई होगी, खोज की है ना काबा, ठीक है। ये जो आपका एंटीबॉडी होता है 2 समान अर्धांशों से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये जो आपकी एंटीबॉडी होती है 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला इसमें मौजूद होती है, जिसमें 2 हैवी 2 लाइट। हैवी चेन जो होगी उसमें कितने मॉलिक्यूलर वेट रहता है? 440 डाल्टन, जबकि लाइट में रहेगी आपकी 200 से 220 डाल्टन, क्लियर। हैवी चेन और लाइट चेन फिर से डिवाइड हो जाते हैं कांस्टेंट रीजन में और वेरिएबल रीजन में। ये रीजन होता है आपका कांस्टेंट रीजन, इसीलिए सी से कांस्टेंट है, देखिए कांस्टेंट हैवी, कांस्टेंट हैवी, कांस्टेंट हैवी, कांस्टेंट लाइट चेन, कांस्टेंट हैवी चेन, कांस्टेंट लाइट चेन, क्लियर है। तो ये थी आपकी हैवी चेन और ये थी आपकी साइड में लाइट चेन, क्लियर है। साथ में मैंने बताया कि ये जो आपकी हैवी चेन और लाइट चेन होती है ये कांस्टेंट के साथ साथ वेरिएबल कंडीशन में भी रहती है। तो ये दोनों आपकी हैवी चेन है लेकिन वेरिएबल रीजन में है, तो इसे हमने लिख दिया VH VH, क्लियर है। V से वेरिएबल, H से हैवी चेन। वो लाइट चेन है ऊपर वाली और सबसे नीचे वाली, लेकिन वेरिएबल कंडीशन में,
इसे हम लिखेंगे Bl, वेरिएबल है और लाइट चेन। समझ में आ रहा है यार? हैवी चेन को हम हैवी क्यों, मतलब आई मीन जैसे कांस्टेंट को हम कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एमिनो एसिड का सीक्वेंस जो है, जो श्रृंखला जो मौजूद है, वो पर्टिकुलर रहती है, सेम रहती है, बदलती नहीं है कभी, ठीक है। जबकि वेरिएबल में अमीनो एसिड का सीक्वेंस जो है वो बदलता रहता है। क्लियर है? समझ में आ रही है बातें? वही हमने जो हमारी हैवी चेन थी, इसे हमने 3 खंडों में विभाजित किया, CH1 CH2 CH3, CH1 CH2 CH3। अब क्लियर हो रही है कुछ चीजें? एंटीबॉडी के 2 सिरे मौजूद होते हैं, एक सिरे पर कार्बोक्सी समूह पाया जाता है, जबकि दूसरे सिरे पर एन टर्मिनल या एमिनो ग्रुप पाया जाता है। कार्बोक्सी सिरा वहां उपस्थित होता है जहां पे एमिनो ग्रुप का जो सीक्वेंस होता है कभी भी बदलता नहीं है, कांस्टेंट रहता है। यहाँ के कांस्टेंट है ना ये, तो आपकी कार्बोक्सी ग्रुप होगा। कांस्टेंट है ये भी, तो यहाँ पे भी कौन सा हो जाएगा? कार्बोक्सी ग्रुप। क्लियर? वही जो आपका एमिनो टर्मिनल होता है या एन टर्मिनल जहां मौजूद होता है, वहां पे एमिनो ग्रुप का या एमिनो एसिड का सीक्वेंस जो है वो बदलता रहता है। इसीलिए यहाँ पर देखिए, मैं जहां जहां लिखा है एन टर्मिनल, वहां पर ये कैसा है? वेरिएबल कंडीशन में दिख रहा है। जी, इसके बाद एक साइंटिस्ट थे पॉटर, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने इस एंटीबॉडी को पेपेन एंजाइम के साथ ट्रीट किया था, ठीक है। मतलब एंटीबॉडी को फिर उन्होंने पेपेन एंजाइम की क्रिया कराई इसके ऊपर, तो ये आपकी एंटीबॉडी 2 भागों में टूट गई, FC और FAB। FC मतलब ये ऐसा भाग होता है कि ये याद रखें आप, C माने होता है क्रिस्टल। क्रिस्टल समझते हैं ना? कोई भी कण जो क्रिस्टल बनाने के लायक होता है अपने आप में, ये एबल रखती है, सक्षम होती है क्रिस्टल बनाने में, लिखवा दिया जाएगा। समझ पहले। FAB मतलब ये एक ऐसा खंड है, फ्रैक्शन है, ठीक है, ऐसा खंड है जो आपके एंटीजन के साथ बाइंड होता है, उसके साथ जुड़ता है, इसीलिए ये आपका पैराटॉप कहलाया जाता है। ये पैराटॉप है, जबकि पीछे वाला FC रीजन। क्लियर हुआ? कितने बच्चों को इस अभी डायग्राम समझ नहीं आ रहा? तो क्लियर हो गया होगा, बाकी लिखते लिखते हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल बात करेंगे।